हेलो क्लास। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे एलएफटी में प्रोटीन के एस्टिमेशंस के बारे में कि प्रोटीन को किस मेथड से एस्टिमेट करा जाता है। हम लोगों ने बिलिरुबिन को डिस्कस कर लिया था और नेक्स्ट हमारा जो था प्रोटीन जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आपको मैंने टोटल प्रोटीन का बता दिया था कि टोटल प्रोटीन को करने के एस्टिमेट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, जिसमें मैंने आपको दो मेथड्स बताए थे। पहला मेथड था रिफ्रैक्टोमीटर एंड एक और मेथड था बायूरेट मेथड। उसी तरीके से हम लोग आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे सीरम एल्ब्यूमिन। ओके, सीरम एल्ब्यूमिन भी एक टाइप ऑफ प्रोटीन है, आपको मैंने बताया था एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। ठीक है, तीन टाइप के मैंने आपको बताए थे। तो जिसमें से जो मेनली थी हमारा ये एल्ब्यूमिन, वो कहाँ पे बन रही थी? लिवर के अंदर। और मैंने आपको बताया था 60% ऑफ द प्रोटीन को कंटेन करके हमारी एल्ब्यूमिन ही रखती है। और उसकी हाफ लाइफ वगैरह मैंने आपसे डिस्कस की थी कि 20 डेज़ की हाफ लाइफ होती है। तो हाफ लाइफ एल्ब्यूमिन की काफ़ी ज़्यादा कम है, आप देख पा रहे होंगे, सिर्फ 20 दिन। यानी अगर 100 mg प्रोटीन बनी है आज, तो 20 दिन बाद वो 50 mg हो जाएगी और फिर अगले 20 दिन बाद वो फिर से 25 mg हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी हाफ लाइफ होती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है डिक्रीज होती रहती है एल्ब्यूमिन एक टाइम के बाद में। और एक्यूट लीवर डिजीज़ या किसी को हेपेटाइटिस हो या छोटी मोटी इंजरी लीवर की सेल्स में हो, जिसकी वजह से लिवर पूरी तरीके से पूरी एफिशिएंसी के साथ में काम ना कर पा रहा हो, तो ऐसे में सीरम का लेवल घटने लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी हाफ लाइफ कम है। तो आज जो प्रोटीन बनी है वो सिर्फ 20 दिन तक रहेगी, और अगर मान लो बाद में इंजरी हो गई, प्रोटीन बनना बंद हो गई, तो जो पुरानी प्रोटीन थी वो सिर्फ 20 दिन तक रहेगी। और आगे क्योंकि बन नहीं पा रही है, तो उसका लेवल ऑटोमेटिकली फॉल डाउन करने लगेगा ब्लड के अंदर। तो ये जो है कंडीशंस होते हैं। और क्योंकि जो एल्ब्यूमिन का लेवल है, जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, वो एसाइटिस से भी कोरिलेट करती है। एसाइटिस यानी कि एब्डोमेन के अंदर पानी भर जाना। ठीक है, वाटर का एक्युमुलेशन हो जाना एब्डोमेन में, तो इसको भी एसोसिएट करती है एसाइटिस। और सिरोसिस जो कंडीशन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक सीवियर कंडीशन है लिवर की, तो इसमें सीरम गामा ग्लोबुलिन वो क्या होते हैं? इंक्रीज़ होते हैं। जैसे एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है, वैसे ही ग्लोबुलिन भी होती है। तो ग्लोबुलिन्स की जो गामा ग्लोबुलिन है वो हेपेटाइटिस के टाइम पर बढ़ती, क्योंकि गामा ग्लोबुलिन बनाते हैं आपकी एंटीबॉडीज़, जो आपके आईजीजी होते हैं, आईजीएम, आईजीई, 5 तरीके के एंटीबॉडीज़ होते हैं, वो गामा ग्लोबुलिन के ही बने हुए होते हैं। ठीक है, प्रोटीनस होते हैं पहली चीज़, और कौन सी प्रोटीन से मिलकर के बनेंगे? गामा ग्लोबुलिन से मिलकर के बने हुए। ठीक है, तो इस तरीके से जो एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन, इनका रेशियो भी हम रिपोर्ट में देखते हैं। ठीक है, एल्ब्यूमिन का रेशियो, ग्लोबुलिन का रेशियो हम सीरम में देखते हैं, जिसको एल्ब्यूमिन बाई ग्लोबुलिन रेशियो बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग, इस रेशियो के हिसाब से हमें ये पता चल जाता है कि कितना अमाउंट ग्लोबुलिन का है और कितना अमाउंट एल्ब्यूमिन का है। ठीक है, तो हमें लीवर की में होने वाली प्रॉब्लम्स का पता चल सकता है। क्योंकि जब भी इन्फ्लामेशन होगा, एक चीज़ याद रखिए कि जब भी लिवर में इन्फ्लामेशन होगा, तो एल्ब्यूमिन हमेशा कम होगी और ग्लोबुलिन हमेशा बढ़ेगी। तो इनका रेशियो इसीलिए हम लिवर की डिजीज़ेस से कोरिलेट कर पाते हैं। सीरम एल्ब्यूमिन जो होता है, उसको एस्टिमेट करने का
जो तरीका है उसका नाम है ब्रोमोक्रिसॉल ग्रीन मेथड। ठीक है, ये एक मेथड है जिससे एल्ब्यूमिन, जैसे हर एक चीज़ का मैंने बिलिरुबिन का आपको डियाजो मेथड बताया था, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री मेथड बताया था, प्रोटीन के लिए मैंने बायूरेट मेथड बताया था, रिफ्रैक्टोमीटर मेथड बताया था, इसके अलावा मैंने आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड बताया था। इसी तरह से एल्ब्यूमिन को डिटेक्ट करने का जो तरीका है वो कहलाता है आपका ब्रोमोक्रिसॉल मेथड। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जिससे हम एल्ब्यूमिन बहुत ही आसानी के साथ में डिटेक्ट कर सकते हैं यूरिन के अंदर। और जो ब्रोमोक्रिसॉल मेथड होता है वो क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप। ब्रोमोक्रिसॉल ग्रीन क्या होता है, एक डाई है, डाई का मतलब एक कलर है। तो ब्रोमोक्रिसॉल ग्रीन कलर की एक डाई होती है और वो हम सीरम में ऐड करते हैं। अब वो क्या करता है कि वो डाई सिर्फ और सिर्फ एल्ब्यूमिन से बाइंड करती है और किसी भी चीज़ से बाइंड नहीं करेगी, और वो ग्रीन कलर की है, लेकिन जब वो एल्ब्यूमिन के साथ में बाइंड कर लेगी तो वो हो जाएगी ब्लू कलर की। तो उसके बाद धीरे धीरे वो जो सोल्यूशन है, जब हम सीरम को और ब्रोमोक्रिसॉल ग्रीन को मिक्स करेंगे तो वो धीरे धीरे सोल्यूशन बन जाएगा ग्रीन कलर का। अब ग्रीन कलर का सोल्यूशन जो बन चुका है उसकी अब्जॉर्बेंस हम देख लेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, और वही हमारा एल्ब्यूमिन का कंसंट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इसको हम 632 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर देखते हैं, 632 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर, और हमें पता चल जाता है कि कितना अमाउंट एल्ब्यूमिन का प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा कुछ यहाँ पर रीज़न मैंने आपको दिए हैं कि कब सीरम एल्ब्यूमिन का अमाउंट घटता है, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है। तो इसमें कई सारी ऐसी कंडीशन है जब सीरम एल्ब्यूमिन का अमाउंट घटेगा। जैसे सबसे पहला है एक तो कि कोई एल्ब्यूमिन का इंटेक ही कम कर रहा हो। एल्ब्यूमिन है प्रोटीन, और जब कोई प्रोटीन का इंटेक ही कम कर रहा हो तो एल्ब्यूमिन का फॉर्मेशन लिवर नहीं कर पाएगा। माल न्यूट्रिशन की कंडीशन में ऐसा होता है। माल न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन की कमी, प्रोटीन की कमी हो जाएगी, तब जाकर के प्रॉपर प्रोटीन का फॉर्मेशन लिवर फॉर्मेट नहीं कर पाएगा। इसके अलावा है माल एब्जॉर्प्शन, यानी ऐसी कंडीशन, ऐसी एक डिजीज़ जिसमें एब्जॉर्प्शन लिवर में नहीं हो पाएगा। ठीक है, खा तो रहा है वो इंसान, इनटेक तो कर रहा है वो, बट कोई ना कोई प्रॉब्लम, या तो उसके इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन होगा या तो उसको कोई और प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से इंटेस्टाइन से पूरा का पूरा जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, जिसको हम बोलते हैं माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। डिक्रीज सिंथेसिस, डिक्रीज सिंथेसिस हमको कब देखने को मिलती है, लिवर डिजीज़ेज़ में, यानी इसमें न्यूट्रिशन पूरा है, सब कुछ है, बट लिवर किसी न किसी वजह से सिंथेसाइज ही नहीं करवा पा रहा है एल्ब्यूमिन को। तो इससे में बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे क्रॉनिक इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस है किसी को जो कि अगेन वायरल इन्फेक्शन है, या अदर कोई लिवर डिजीज़ लाइक सेरोसिस एंड ऑल। ठीक है, अगर किसी का कैटाबॉलिज्म इंक्रीज़ है तो इंक्रीज़ कैटाबॉलिज्म की कंडीशन में भी जो है एल्ब्यूमिन का अमाउंट कम होता है, क्योंकि ऐसे में फीवर होता है, कैटाबॉलिज्म जब बढ़ता है और टॉक्सिन्स बढ़ते हैं, मैलिग्नेंसी बढ़ती है, इन्फेक्शन बढ़ते हैं, फिर भी जो लीवर है वो फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं करवा पाता है एल्ब्यूमिन का। या फिर एक्सेसिव लॉस हो रहा हो किसी की किडनी फेल है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन उसका किडनी लॉस कर रहा है यूरिन के थ्रू। वैसे यूरिन में एल्ब्यूमिन या कोई भी प्रोटीन फिल्टर होकर के नहीं जाती है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ चीज़ें जा रही हैं किडनी से गो थ्रू,
हो रही हैं, तो इसकी वजह से जो प्रोटीन है, बड़े साइज़ की प्रोटीन है, वो भी किडनी उसको रोक नहीं पाती है, फिल्टर कर देती है। इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तब भी प्रोटीन कम अमाउंट में दिखाई देती है। टेस्ट के थ्रू जब हम देखेंगे तो हमको वो कम अमाउंट की दिखेगी, ठीक है। जब भी ऐसा होगा तो फ्लूइड का अमाउंट जो है वो तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी क्या है, एल्बुमिन का अमाउंट कम दिखाई देता है हमको, क्योंकि फिजियोलॉजिकली ब्लड का वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बढ़ता है और इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ ब्लड होने की वजह से जब भी हम एस्टिमेशन करेंगे एल्बुमिन का तो हमको घटा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये एक कंडीशन होती है। दूसरी चीज़ है कि सीरम प्रोटीन की इलेक्ट्रोफोरेसिस करके भी हम पता लगा सकते हैं एल्बुमिन का, ठीक है। तो ये एल्बुमिन प्रोटीन के बारे में हम लोगों ने जाना और कौन सी कंडीशन में एल्बुमिन प्रोटीन डिक्रीज होती है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। और प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस जब भी हम टेस्ट परफॉर्म करके देखते हैं तो हमको एक एग्जैक्ट वैल्यू पता चलती है कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट है। अब इसी तरीके से जब सेरोसिस होगी तो सेरोसिस में एल्बुमिन क्या होगी, घट भी सकती है और जो फाइब्रोनोजन है, जो फाइब्रस प्रोटीन है या जो ग्लोबुलिन प्रोटीन्स हैं, आईजीजी, आईजीए या ग्लोबुलिन से बनी हुई एंटीबॉडीज़, वो क्या करेंगी, वो बढ़ सकती हैं क्योंकि इन्फ्लामेशन में हमेशा एंटीबॉडीज़ बढ़ती हैं और एंटीबॉडीज़ भी क्या है, प्रोटीनस इन नेचर। तो बाइलरी सेरोसिस जब होगी तो आईजीएम जो कि पॉलीक्लोनल एक एंटीबॉडी है वो इंक्रीज होगी। इसी तरीके से एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी में भी ग्लोबुलिन के बैंड जो हैं वो रिड्यूस फॉर्म में दिखेंगे, ठीक है। और क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस में जब भी हेपेटाइटिस होगा, लिवर हेपेटाइटिस, इसमें आईजीजी का अमाउंट हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा लेकिन एल्बुमिन का अमाउंट हमेशा घटा हुआ रहता है, यानी कम अमाउंट, लो अमाउंट, ओके। तो ये था ऑल अबाउट एल्बुमिन। नेक्स्ट हम लोग को जो पैरामीटर पढ़ना है डिजीज़ को पता करने के लिए, लिवर की डिजीज़ को, वो है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या है, कोआगुलेशन प्रोटीन है जो ब्लड को कोआगुलेट करने में हेल्प करता है। और जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट है वो ज़्यादातर हम लोग कोआगुलेशन स्टडीज़ में करते हैं, यानी जब हमको ये पता करना हो कि क्लॉटिंग फैक्टर सभी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, ब्लड कितनी देर में क्लॉट हो रहा है, इसके लिए करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लिवर का ओवरव्यू भी हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम के हेल्प से देख सकते हैं, ठीक है। ये कैसे देखेंगे, इसमें जो मेन या जो ज़्यादातर आपके कोआगुलेशन प्रोटीन हैं वो लिवर में ही बनते हैं और कुछ ऐसे क्लॉटिंग फैक्टर्स भी हैं जिनके फॉर्मेशन के लिए, जिनकी सिंथेसिस के लिए विटामिन के इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आपका फैक्टर सेकेंड है, फैक्टर सेवन्थ है, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10। तो ये सेकेंड, सेवन्थ, 9 एंड 10 फैक्टर के लिए विटामिन के नेसेसरी है और इनका फॉर्मेशन हेपेटोसाइट्स में ही होगा, यानी लिवर ही इनका फॉर्मेशन करेगा। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स का डेफिशिएंसी हो जाएगा कब, जब हेपेटोसेलुलर डिजीज़ होगी, यानी किसी का अगर मान लीजिए लिवर ख़राब है तो क्योंकि लिवर ही ये फैक्टर्स बना रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये फैक्टर्स बना नहीं पाएगा, यानी कोआगुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो जो भी विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं, अगर हम उनका जो है एनालिसिस करके देख लें तो हमको पता चल जाएगा कि क्या लिवर प्रॉपर अमाउंट में काम कर रहा है, चीज़ें बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा है। तो इसी वजह से
जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, जो कि एक कोगुलेशन टेस्ट है, उसको भी हम करके पता कर सकते हैं लिवर की कंडीशन के बारे में। लिवर के सिंथेटिक फंक्शंस के बारे में हमको जानकारी मिल सकती है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं? पीटीपीसी आईएनआर, ये टेस्टिंग आपके प्रोथ्रोम्बिन टाइम या प्लेटलेट कंसंट्रेशन, प्रोथ्रोम्बिन कंसंट्रेशन और इंडियन नॉर्मलाइजेशन रेशियो, ये सारे टेस्ट परफॉर्म करके हमको ये पता चल जाएगा कि अगर किसी का मान लीजिए ब्लीडिंग टाइम बढ़ा हुआ है या क्लॉटिंग टाइम किसी का इंक्रीज हो चुका है, जल्दी से उसका क्लॉट नहीं बन पा रहा है, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि इस पेशेंट को कोई ना कोई लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इसमें क्लॉट नहीं बन पा रहा है। तो इसका एसोसिएशन जॉइंटिस से भी होता है, ठीक है। जॉइंटिस इन द सेंस इंक्रीज अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड। तो जॉइंटिस भी को रिलेटेड है क्लॉटिंग फैक्टर से इस तरीके से, ठीक है। तो इसी तरह प्रोलॉन्ग्ड पीटी किसी का प्रोथ्रोम्बिन टाइम काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाए, यानी इंक्रीज देन नॉर्मल हो जाए, तो इसको हम कंसीडर करते हैं हिपैटोसेलुलर डिजीज़ से। अब वो डिजीज़ किसी भी वजह से हो सकती है लिवर की, या तो कोलेस्टैसिस की वजह से हो सकती है, या तो फैट के माल एब्जॉर्प्शन की वजह से हो सकती है, या तो फिर एक बार हम पीटी करके देखेंगे और एक बार फिर हम उसको विटामिन के का इंजेक्शन देंगे। उसके बॉडी में हम आईएम थ्रू द मसल्स हम क्या करेंगे, विटामिन के इंजेक्ट करेंगे। फिर हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम को एक बार हम रिपीट करेंगे। इसमें क्या होता है कि अगर जो बढ़ा हुआ पीटी था, जो प्रोलॉन्ग्ड टाइम ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टाइम था, अगर वो थोड़ा सा घट रहा है, कम हो रहा है, तो इसका मतलब कि इसको कोलेस्टेटिक लीवर डिजीज़ है, लेकिन हिपैटोसेलुलर डिजीज़ नहीं है। और अगर उसका फिर भी प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ा हुआ है विटामिन के देने के बाद भी, तो इसका मतलब कि इसको कोई हेपेटोसेलुलर डिजीज़ है, यानी उसका लिवर में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी एक पैरामीटर एलएफटी का होता है। हम इसको करके पता कर सकते हैं कि लिवर में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर होता है वो होता है ब्लड अमोनिया। ब्लड अमोनिया क्या होता है कि मेनली जो ब्लड अमोनिया होता है वो डिराइव किया जाता है जीआईटी से, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। तो इंटेस्टाइन में जब भी जो बैक्टीरियल एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी कोई इंडिविजुअल नाइट्रोजन कंटेनिंग फूड्स खाता है, ऐसा भोजन करता है जिसमें नाइट्रोजन ऑलरेडी हो, तो जो जीआईटी में बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, आपको पता है कि गट बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ई कोलाई वगैरह, वो क्या करेंगे कि उस नाइट्रोजन वाले फूड को ब्रेक डाउन करके अमोनिया का फॉर्मेशन कर देंगे इंटेस्टाइन में ही, ठीक है। अमोनिया का फॉर्मेशन कर देंगे और वो अमोनिया एब्जॉर्ब हो करके पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लिवर में पहुंच जाएगी, ठीक है। और लिवर में उस अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया में, यूरिया साइकिल के थ्रू, ठीक है। आपने बायोकेमिस्ट्री में यूरिया साइकिल पढ़ा होगा या फिर आगे पढ़ेंगे। तो यूरिया साइकिल के थ्रू अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। तो नॉर्मली अगर लिवर काम कर रहा है तब तो वो अमोनिया को लिवर में कन्वर्ट करता रहेगा यूरिया में, लेकिन अगर किसी के लिवर में प्रॉब्लम है तो वो अमोनिया को प्रॉपर अमाउंट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि हमारा जो ब्लड में अमोनिया का अमाउंट है वो बढ़ा हुआ दिखेगा। ऐसे पेशेंट में जब भी हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे अमोनिया का, तो हमें बढ़ा हुआ अमोनिया दिखेगा। तो कौन सी ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जिसमें अमोनिया बढ़ेगा अमाउंट? सिरोसिस की कंडीशन में, यानी सीवियर इन्फ्लामेशन, फाइब्रोसिस की कंडीशन में लिवर में फाइब्रोसिस हो जाए,
या हेपेटाइटिस हो जाए, हिपैटिक लीवर जब फेलियर हो जाए, तब हेपेटाइटिस में, सिरोसिस में, इन सब कंडीशंस में अमोनिया बढ़ा हुआ दिखेगा। एक होता है रेयस सिंड्रोम। रे ने ये दिया था। रे सिंड्रोम क्या होता है, इसमें पोर्टल ब्लड जो है सिस्टमिक ब्लड में मिक्स होने लगता है। तो देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो आपका नॉर्मल ब्लड है उसमें इतना अमाउंट ऑफ अमोनिया नहीं बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि जो इंटेस्टाइन से अमोनिया सीधे पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लिवर में जाएगी, वहाँ कन्वर्ट करके यूरिया बन जाएगा और अमोनिया का अमाउंट जो है नॉर्मल ब्लड में नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन एक कंडीशन होती है रीए सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो पोर्टल सर्कुलेशन है और जो नॉर्मल सर्कुलेशन वो मिक्स हो जाएंगे आपस में, उनमें शंट प्रेजेंट हो जाएगा। तो शंटिंग की वजह से जो ब्लड है नॉर्मल ब्लड, उसमें अमोनिया आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में भी, यानी एक तो लिवर फेल में और एक तो रेस सिंड्रोम में, अमाउंट ऑफ यूरिया हमेशा इंक्रीज फॉर्म में दिखाई देगी। ठीक है। दूसरी चीज़ है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेमरेज में भी अमोनिया बढ़ा हुआ दिखाई देगा। ये क्या होता है कि जब भी जीआईटी में हेमरेज हो जाए, जीआई ट्रैक्ट से ब्लड लीक होकर के सर्कुलेशन में जाने लगे, तब भी अमोनिया का अमाउंट ब्लड में बढ़ा हुआ रहेगा। तो लिवर डिजीज़ में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेमरेज में, और जब भी ब्लड आपस में मिक्स हो जाए पोर्टल और नॉर्मल सर्कुलेशन का, तब जो है अमोनिया का अमाउंट देखने को मिलता है, और ऐसे में हिपैटिक इंसेफेलोपैथी की कंडीशन भी बढ़ती है। ठीक है। और जब भी ब्लड में अमोनिया का अमाउंट बढ़ेगा, यानी हाइपर अमोनिया का कंडीशन जब भी ब्लड में होगा, तो टीसीए साइकिल, जिसको क्रेब साइकिल बोलते हैं, वो अफेक्ट होता है। क्रेब साइकिल क्या करता है, ग्लूकोज से एनर्जी दिलवाता है। आपका जैसे ग्लाइकोलिसिस होता है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में, उसी तरह क्रेब साइकिल भी होता है। ठीक है। तो टीसीए साइकिल में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है इंक्रीज अमाउंट ऑफ अमोनिया। तो बेसिकली ये था अमोनिया का इंक्रीज अमाउंट। जब भी अमोनिया बढ़ेगी तो इस तरीके की चीज़ें दिखेंगी। और अमोनिया का लेवल बढ़ने पे और क्या क्या हो सकता है, फ्लैपिंग ट्रिमर्स आ सकते हैं किसी को भी, और उसको ड्रॉसीनेस हो सकती है, उसको सेरेब्रल एडेमा हो सकती है, एंड ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है। और अगर और ज़्यादा अमाउंट बढ़ जाए तो थोड़ा सा कोमा में भी जा सकता है पेशेंट। यानी थोड़ा अमाउंट बढ़ने पे भी उसको मेंटल डिसऑर्डर्स या न्यूरोलॉजिकल जो है डिसऑर्डर्स क्रिएट हो रहे हैं। इसके अलावा और भी अगर अमाउंट बढ़ जाए तो अमोनिया, क्योंकि क्या है, अमोनिया एक टॉक्सिक एजेंट है, वेस्ट प्रोडक्ट है हमारा। ठीक है। तो उसका अमाउंट जब भी ब्लड में बढ़ेगा तो हमेशा प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी। तो कोमा में पेशेंट जाता है जब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ अमोनिया ब्लड में बढ़ जाता है। इससे ब्रेन डैमेज हो सकता है और इंटरनल अदर ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकते हैं। ठीक है। तो ये थे हम लोगों ने अभी तक मेन सिंथेटिक फंक्शंस पढ़े हैं, सिंथेटिक प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं कि जब जो लीवर है प्रॉपर सिंथेसिस ना कर पाए, चाहे वो बिलिरुबिन हो, बिलिरुबिन हमने पढ़ा, हमने प्रोटीन पढ़ा टोटल, हमने एल्बुमिन पढ़ा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम पढ़ा, अमोनिया पढ़ा। अब हम कुछ ऐसे टेस्ट पढ़ने वाले हैं जो कि हेपैटिक इंजरी को बताएंगे, सिंथेटिक फंक्शन नहीं बताएंगे। यानी लिवर क्या सिंथेसाइज कर पा रहा है क्या नहीं, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है लिवर एंजाइम्स, यानी हेपैटिक इंजरी। ऐसी कंडीशंस हम लोग पढ़ेंगे जिसमें लिवर डैमेज की वजह से प्रॉपर एंजाइम्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो ये एक कंडीशन है जिनको हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। सो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीवन।